हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल कोड प्रो करियर। मेरा नाम है देवाशीष कुमार और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोग हर एक चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर एक चीज़ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, हर एक चीज इंट्रोडक्शन से लेकर के हिस्ट्री से लेकर के टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, जो आपका नेटवर्क होता है, आर्किटेक्चर होता है, वो सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को कवर कर दूंगा। ठीक है। सो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में और इजीली मैं आप लोग को बहुत ही टफ टफ चीजें इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलर मैं पेन का चेंज कर लेता हूँ। कलर मैं रखूंगा रेड। रेड ठीक है, करेक्ट। सो यूट्यूब चैनल का नाम है कोड प्रो करियर। इस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक, सॉरी, इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है नोट्स अपना हैंड रिटन खुद से बना ले, उसको रिवाइज करने में इजी होगा। ये इतना लंबा सा पीडीएफ को पढ़ने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए और आपके रेफरेंस के लिए आप लोगों को दे दी है। ये पीडीएफ बार बार आप लोगों को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। अपना हैंड रिटन नोट्स पॉइंट वाइज बना लीजिएगा, ऐसे पॉइंट वन पॉइंट टू करके बना लीजिएगा, वो ज्यादा इजी होगा। ठीक है। ये हमारा प्लेलिस्ट का लिंक हो गया, ये हमारा चैनल का लिंक हो गया। यूट्यूब में जाके कोड प्रो कैरियर हमारा चैनल है। ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है। मैंने लंबे समय से सोचा हुआ था कि इस टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम भी लेने वाला हूँ। और हो सकता है कि ये वीडियो 2 या 3 टुकड़ों में आए। ठीक है। सो डोंट वरी, आप लोगों को चीजें इजीली समझ में आएगी। इस पूरे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के बाद इस चैनल में ही एंड में मैं जो है क्वेश्चंस करवाऊंगा, 50 क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, जो कि आपका आईबीपीएस एग्जाम्स में आए हुए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, बैंक क्लर्क, ये सब एग्जाम्स में जो भी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए क्वेश्चंस कभी ना कभी आए हुए हैं और जिसकी पॉसिबिलिटी है आने की, वो तमाम क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा इस वीडियो के एंड में। ओके, सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन में जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है इंटरकनेक्टेड डिजिटल डिवाइसेस का। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है डिजिटल डिवाइसेस, ये चीज याद रखिएगा। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी डिजिटल डिवाइस, वो आपका घड़ी हो गया, स्मार्ट वॉच जिसे आप लोग कहते हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी डिजिटल डिवाइस अगर वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, नॉट इवन दीज थिंग्स ओनली, इवन इफ इट इज अ प्रिंटर, अगर वो एक प्रिंटर है, ठीक है, स्कैनर है, वो एक प्लॉटर है, अगर वो एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी हुई है, वो एक डिजिटल डिवाइस है, तो उसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का एक हिस्सा कहेंगे। ठीक है। कोई भी कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, पेरिफेरल्स हो गया, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, डेटा एक्सचेंज करते हैं और रिसोर्स शेयरिंग करते हैं। एक्सचेंज डेटा तो आप लोग को समझ में आता है कि हाँ, फाइल्स या फिर किसी भी तरह का डेटा को एक दूसरे को भेज रहे हैं या फिर ले रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर ये पेन जो है ये कनेक्टेड है आपके मेरे इस लैपटॉप से, तो ये भी एक डिजिटल डिवाइस है जो मेरा इस कंप्यूटर नेटवर्क का एक हिस्सा है। ठीक है। तो इससे मैं लिख रहा हूँ, ये डेटा भेज रहा है कंप्यूटर को और कंप्यूटर भी इसको डेटा भेज रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना डेटा का। ठीक है, तो इसे एक्सचेंज डेटा कहेंगे। और शेयर रिसोर्सेस, रिसोर्स शेयरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एक आप कैफे में जाते हो, वहां पे 10 कंप्यूटर लगे हुए रहते हैं और एक प्रिंटर रहता है। प्रिंटर एक ही है, प्रिंटर को हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं। और उसी प्रिंटर को 10 कंप्यूटर जो है वो शेयर कर रहा है, तो वहां पे रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग कंप्यूटर जो है नेटवर्क का यूज करते हैं, क्या जरूरत है? अकेले कंप्यूटर भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिसोर्स शेयरिंग। कोई भी चीज अगर हम लोग शेयर कर रहे हैं, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया, वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे छोड़ा हुआ है, अपलोड किया हुआ है। अब यूट्यूब जो इस वीडियो को शेयर कर रहा है ना सबको, तो ये भी तो एक रिसोर्स शेयरिंग ही हुआ। ठीक है।
तो ऐसे समझिए चीज़ों को। कोई भी फाइल्स हो गया, एप्लीकेशन हो गया, प्रिंटर या फिर इंटरनेट कनेक्शन, ये कोई भी चीज़ अगर हम लोग शेयर कर रहे हैं मल्टीपल लोगों के बीच में, तो फिर उसे हम लोग शेयरिंग ही कहते हैं, और ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक अ, फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा। और सिक्योर नेटवर्क पर्पज़ के लिए भी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। सपोज़ कि एक इंटेलिजेंस ऑफिस है, ठीक है? आप लोगों को पता है कि इंटेलिजेंस ऑफिस जो भी आपका रॉ इंडिया का है, ठीक है? तो उनके बीच काफ़ी ज़्यादा हाइली क्लासिफाइड क्लासिफाइड फाइल्स होते हैं, टॉप सीक्रेट, सुने होंगे। तो क्या वो लोग ऐसे इंटरनेट पे ये सब टॉप सीक्रेट फाइल्स ये सब छोड़ देंगे? नहीं ना। उनके वहाँ पे 4-5 कंप्यूटर का ऐसे होता है आपका कलेक्शन, नेटवर्क होता है, ठीक है? 10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, और वो 20 कंप्यूटर ही एक-दूसरे से कनेक्टेड रहती है। रिसोर्स शेयरिंग बस वो 10 कंप्यूटर में ही होता है, उसके बाहर कोई भी डिटेल्स या डेटा लीक नहीं होता है। दैट इज़ व्हाई अगर आप लोगों को 10 कंप्यूटर में ही रिसोर्स शेयरिंग करना है, बाहर किसी को नहीं भेजना है कोई भी डेटा, तो फिर आप जो है नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। वो कंप्यूटर 10 कंप्यूटर आपस में बस रिसोर्स शेयरिंग करेंगे, बाहर कोई डेटा जाएगा ही नहीं। तो एक सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा, ठीक है? दूसरा यहाँ पे है कि ये सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन भी। नेटवर्क का यूज़ करके हम लोग ईमेल भेज सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीओआईपी। आप लोगों को पता है कि आप लोग जैसे अपने मोबाइल में अभी 4G चलाते होंगे, तो 4G लिखी हुई रहती है ना, उसके बगल में LTE भी लिखी हुई रहती है, ठीक है? ऐसे VOLTE, वॉइस ओवर LTE। पहले क्या होता था कि हम लोग फ़ोन पे बातें करते थे तो उसके काफ़ी ज़्यादा महँगे चार्जेस लगते थे। फिर हमारे अंबानी जियो साहब आए, ठीक है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉइस ओवर LTE कर दिया, मतलब इंटरनेट कॉलिंग हो रही है यहाँ पे, और इंटरनेट कॉलिंग जो है वो फ्री है। इसी वजह से जियो जो है अनलिमिटेड कॉलिंग दे पा रहा है, ठीक है? और उसी का देखा-देखी अब जो है सारे बाकी नेटवर्क्स भी इंटरनेट कॉलिंग का फैसिलिटी देने लगे। तो ये आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है। हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करके बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे फ़ायदे हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। अब देखिए हम लोग वो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। वो कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक सेंडर है, ये सेंडर। सेंडर मतलब जो कोई भी डेटा भेज रहा है। सपोज़ कि राम ने मैसेज भेजा है, ठीक है? राम ने मैसेज भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू से। सपोज़ ये व्हाट्सएप के थ्रू से मैसेज भेजा है श्याम को, ठीक है? तो राम ने मैसेज भेजा है तो राम हो गया सेंडर, भेजने वाला, और श्याम जो कि मैसेज रिसीव किया है तो वो है रिसीवर। ये मैसेज ट्रांसमिशन मीडियम से गया है, व्हाट्सएप के मीडियम से गया है, ठीक है? यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, यहाँ भी सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल लगे हुए हैं। प्रोटोकॉल मतलब नियम कि किस तरह से वो मैसेज जाएगा, किस तरह से वो ट्रांसफर होगा, ठीक है? ट्रांसमिशन मीडियम में यहाँ पे काफ़ी कुछ आ जाएगा। अगर ये इसने आपके व्हाट्सएप मोबाइल नेटवर्क का यूज़ किया है, तो फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम में रेडियो वेव्स हो जाएँगे। रेडियो वेव्स को यूज़ करके यहाँ पे मैसेज भेजा गया है, ठीक है? तो अभी मोटा-मोटी आप बस ये समझ लीजिए, आगे तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही, एक्सप्लेन करेंगे ही हर एक चीज़ को। सेंडर वो इंसान है या फिर वो सिस्टम, वो कंप्यूटर है जिससे मैसेज भेजा गया है दूसरे डिवाइस को। सेंडर आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, स्मार्टफ़ोन भी हो सकता है, या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस जो कि इन्फॉर्मेशन भेजता है वो सेंडर है, ठीक है? रिसीवर वो डिवाइस, वो कंप्यूटर जिसने मैसेज को एक्सेप्ट किया है और उस जो आपका डेटा आया है उसको प्रोसेस किया है। यहाँ से हम लोगों ने मैसेज भेजा था, ठीक है? और इसने प्रोसेस करके निकाला कि अच्छा मैसेज तो आया है, हाय, ठीक है? तो रिसीवर ने डेटा को प्रोसेस किया, मैसेज को प्रोसेस किया। ये रिसीवर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, ये दूसरा कंप्यूटर भी हो सकता है, ये दूसरा प्रिंटर भी हो सकता है कि यहाँ से प्रिंटर है, उसको हमने प्रिंट करने के लिए भेजा है, और इसने डेटा प्रिंटर ने डेटा को रिसीव किया और उसने प्रिंट कर दिया। या फिर रिसीवर आपका सर्वर भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक कंप्यूटर
कोई भी डिवाइस जो कि डेटा रिसीव कर सकता है वो रिसीवर है। अब आते हैं हम लोग बीच में, यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम ये एक वायरलेस या फिर फिजिकल कोई भी चैनल हो सकता है जिसके थ्रू से डेटा जो है सेंडर के तरफ गया है। अगर मानिए कि टेलीफोन से, ये वाला एक टेलीफोन है और ये भी एक टेलीफोन है, ये तार से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे जो ये वायर से जुड़ी हुई है ना, तो ये वायर मीडियम है, ये तार ही मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है, इसी से डेटा जो है पहुंचा है। और अगर मान लीजिए कि ये फोन है और बीच में कोई भी कुछ भी मीडियम नहीं है, इसने रेडियो वेव छोड़ा है, यहाँ पे टावर है और इस टावर ने इस मोबाइल को रेडियो वेव्स दिया है, तो ये वायरलेस चैनल है, ठीक है। तो ये सब मीडियम होते हैं जिसके थ्रू से डेटा ट्रांसफर होता है। मीडियम आपका वायर्ड वाला भी हो सकता है, तार वाला भी, इथरनेट केबल्स भी हो सकता है। इथरनेट केबल्स पहले के जमाने में इंटरनेट के तार हुआ करते थे, ठीक है। वायरलेस भी हो सकता है, वाईफाई से भी आप डेटा भेज सकते हैं या फिर ब्लूटूथ से भी भेज सकते हैं। मैसेज क्या है? मैसेज वो एक्चुअल डेटा या फिर इंफॉर्मेशन है जो कि सेंडर ने रिसीवर को भेजा है, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखा है देखते हैं। मैसेज एक एक्चुअल डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है जो कि कम्युनिकेट हुआ है सेंडर और रिसीवर के बीच में। ये टेक्स्ट भी हो सकता है मैसेज, ये फोटो भी हो सकता है, ये वीडियो भी हो सकता है, ये ऑडियो भी हो सकता है, ये किसी भी तरह का फाइल हो सकता है, ठीक है। नाउ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल नियम है जिसके थ्रू से, एक ऐसा नियम कि कोई भी डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि ये एक डिवाइस है 1 नंबर और ये एक डिवाइस है यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ से यहाँ तक डेटा को जाना है, ठीक है। तो हमें रास्ता चाहिए ना, तो अगर रास्ता ऐसे बनी हुई है कि यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा मैसेज, तो ये एक नियम बना हुआ है, ये एक रूल्स बना है कि सबसे पहले 1 नंबर जो है, ये 1 नंबर कंप्यूटर जो है, ये अपना मैसेज को यहाँ पे मोडेम में भेजेगा। मोडेम जो है यहाँ से इस डेटा को ले करके वायरलेस या फिर वायर मीडियम से होते हुए इसके मोडेम में भेजेगा, और फिर ये मोडेम जो है डेटा को चेंज करके 2 नंबर कंप्यूटर पे भेजेगा। तो ये जो तरीका है, ये जो रूल्स है कि कौन कहाँ जाएगा मैसेज और उसके बाद कहाँ जाएगा और एंड में कैसे ये प्रोसेस होके रिसीवर के पास पहुंचेगा, ये जो रूल बनाया गया, नियम बनाया गया है, इसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। प्रोटोकॉल सेंडर और रिसीवर दोनों के तरफ होता है और सेम टाइप का प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि जो मैसेज भेजा गया वो सही से समझ में आए। कॉमन प्रोटोकॉल्स है जैसे टीसीपी आईपी और एचटीटीपी। कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस लिखी हुई रहती है ना, और जैसे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं लैपटॉप या फिर फोन में, तो वो सारे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को यूज करता है, ठीक है। सो ये हो गए कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। नेटवर्किंग से फायदे तो बहुत है और हर एक चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, ठीक है। तो फायदे तो हम लोगों ने देखा, कोई भी डेटा शेयरिंग या फिर डिवाइस शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग के लिए नेटवर्क इज वंडरफुल। अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो ये काफी एक बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट नेटवर्क के साथ कुछ कुछ खामियां भी आती है, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस। तो वो सब क्या क्या है? सबसे पहले तो थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब नुकसान क्या क्या है, यहाँ पे खतरनाक चीजें हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो मालवेयर। मेलवेयर जो है वो किसी भी तरह का वायरस, वायरस आप लोग सुने होंगे, कंप्यूटर वायरस होता है, ठीक है। कंप्यूटर के वायरस ही नहीं, कंप्यूटर के वॉर्म्स भी होते हैं, रैंसमवेयर भी होते हैं। ये सब डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर सकते हैं जो कि नेटवर्क में है। इससे क्या है कि डेटा का भी लॉस हो सकता है, डेटा चोरी भी हो सकते हैं, या फिर आपका सिस्टम जो कंप्यूटर है उसको हैक करके डैमेज भी किया जा सकता है। तो ये जितने भी कंप्यूटर के वॉर्म्स, वायरस और रैंसमवेयर है, ये सबको मेलवेयर ही कहा जाता है। ये सब मेलवेयर के ही अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हैकिंग। हैकिंग का मतलब एक आपकी कोई भी कंप्यूटर डिवाइस में अगर अनऑथराइज एक्सेस हो गया, मतलब वो आप नहीं किसी और ने अनऑथराइज तरह से कंप्यूटर को
कंट्रोल में ले लिया, एक्सेस कर लिया, कंप्यूटर खोल लिया आपका, ठीक है। आप सपोज कि आपका मोबाइल का एक पैटर्न है, एक पिन आपने लगा के रखा है, ठीक है। आप गए ट्रेन में, आपने पिन दिया वहां पे या फिर पैटर्न दिया फोन में, किसी ने वो पैटर्न या पिन देख लिया, फिर उसने आपका फोन चोरी करके वो पैटर्न और पिन लगा के उस फोन को खोल लिया, तो वो भी एक टाइप से हैकिंग ही हुआ, छोटा मोटा, लेकिन है हैकिंग भी। हैकिंग का मतलब सीधा होता है कि आपका कंप्यूटर या आपका डिवाइस को कोई दूसरा अगर खोल ले बिना आपके परमिशन के, तो वो हैकिंग हुआ, ठीक है। इससे क्या है कि हैकर्स जो है डेटा ब्रीच करते हैं, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और फिर प्राइवेसी और सिक्योरिटी आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नेक्स्ट आपका फिशिंग। फिशिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मछली पकड़ना, है ना। तो फिशिंग में क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डेटा, पर्सनल डेटा चोरी करने का कोशिश करते हैं, ऐसे मछली पकड़ते हैं, जैसे डेटा पकड़ा जाता है, ठीक है। साइबर क्रिमिनल कहते हैं उन्हें। वो लोग ईमेल्स भेजते हैं और वेबसाइट में तरह तरह के लिंक भेजते हैं, जिससे क्या है कि लोग अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देंगे इनको, जैसे कि पासवर्ड दे देंगे, क्रेडिट कार्ड नंबर दे देंगे। आजकल बहुत सारे जीमेल या फिर आपका फ्लिपकार्ट और ये सब वेबसाइट्स के फेक वेबसाइट्स भी आने लगे हैं। उससे क्या है कि आपका जीमेल, आपको लगेगा कि वो जीमेल का ही वेबसाइट है, और सेम टू सेम जीमेल का ही वेबसाइट जैसे दिखेगा। आप वहाँ पे अपना जीमेल का आईडी और पासवर्ड डालिएगा, ये सोचिए कि वो तो जीमेल का वेबसाइट है, तो आप वहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन वो किसी दूसरे साइबर क्रिमिनल का वेबसाइट है। आपने गलती से उसमें लॉगिन करने के चक्कर में अपना जीमेल का आईडी और पासवर्ड दे दिया उसको, लॉगिन तो हुआ नहीं, आपका आईडी पासवर्ड चोरी हो गया। या फिर आपको लगा कि आपने कोई परचेजिंग करने गए, सपोज कि आप फ्लिपकार्ट पे परचेजिंग करने के लिए गए हैं, और फ्लिपकार्ट का एक वेबसाइट आपको दिखा, आपने वहां से सामान, बहुत बार लिंक आता है ना कि ये फोन सिर्फ 999 रुपए में ये फोन मिलेगा, आप तुरंत उस पर क्लिक कर देते हैं, आप चले जाते हैं, और फिर वहां पे आप देखते हैं कि अच्छा 999 में फोन मिल रहा है, चलो मैं उसको खरीद लेता हूँ। और खरीदने के चक्कर में आप वहां पे अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर और पासवर्ड उसवर्ड सब आप डाल देते हैं, और फिर बस आपका डेटा चोरी हो जाता है, आपका पैसे चोरी हो जाते हैं। तो ये फिशिंग के ही अंतर्गत आती है, ठीक है। नाउ डेनियल ऑफ सर्विस, DOS अटैक। अटैकर्स जो है आपका नेटवर्क में काफी ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या है कि आपका कंप्यूटर बहुत ही स्लो हो जाता है, और वो क्रैश भी हो सकता है, कभी कभी सर्विसेज भी अनअवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत ही बड़े इंसान हैं जो कि शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कोई आपको नुकसान करवाना चाहेगा, तो क्या होगा कि वो आपके नेटवर्क पे काफी ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर देगा, जिससे क्या है कि आपको शेयर मार्केट में जिस वक्त पैसा लगाना है उस वक्त आपका इंटरनेट ही स्लो हो गया, ठीक है। या फिर आप देख रहे हैं शेयर मार्केट डूब रहा है, आप पैसे निकालना चाहते हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक आपको कर दिया गया है, जिसकी वजह से सर्विसेज जो है वो अनअवेलेबल हो चुका है, कोई भी सर्विसेज आप ले नहीं पा रहे हैं। अगर कोई भी सर्विस, कोई भी वेबसाइट सही है, फिर भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ने उस पे अटैक कर दिया है। मानिए कि एक सरकारी नौकरी का वेबसाइट आया हुआ है, ठीक है। वहां पे एक साथ 1,000 जन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक। अब क्या है कि किसी ने बदमाशी क्या कर दिया कि कोई दूसरा आदमी अप्लाई ही ना कर पाए, बदमाशी कर दिया। तो वो क्या किया, 1,000 जन एक साथ उस वेबसाइट को चला सकते हैं ना, उसने क्या किया, कंप्यूटर और हैकिंग को यूज करके 1 लाख जन एक साथ उस वेबसाइट को खोल दिए, जिसकी वजह से वो वेबसाइट चल ही नहीं रहा है, और कोई दूसरा आदमी फॉर्म ही नहीं भर पा रहा है सरकारी नौकरी का, वो बंदा पहले ही फॉर्म भर के निकल चुका है, और फिर आप लोग में से कोई भी फॉर्म नहीं भर पा रहे, एग्जाम बस वो देने जाएगा, नौकरी बस उसको मिल जाएगी। तो ऐसे भी किया जा सकता है डेनियल ऑफ अटैक यूज करके, ठीक है। तो ये होता है डेनियल ऑफ अटैक यूज करना, मतलब कोई भी वेबसाइट में हद से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर देना, जिसकी वजह से वो वेबसाइट जो है अपना सर्विसेज आप लोग को दे ही ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी टॉपिक नंबर 5, इनसाइडर थ्रेट्स। इनसाइडर मतलब कि जैसे कोई भी कंपनी में एम्प्लॉयज जो होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं एक कंपनी में हूँ, मेरे पास काफी ज्यादा अथॉरिटी रहती है, काफी ज्यादा डेटा इंफॉर्मेशन रहता है, अगर मैं उसको मिसयूज कर दूं तो ये इनसाइडर थ्रेट हुआ, ठीक है। तो ये भी आपका इनसाइडर थ्रेट जो है आपका एक टाइप से नेटवर्क का
इशू ही कहा जा सकता है, क्योंकि मानिए कि 10 कंप्यूटर है, ठीक है, मेरे पास ये कंप्यूटर का एक्सेस है, लेकिन क्योंकि बाकी कंप्यूटर्स भी नेटवर्क पे है तो मैं इन बाकी कंप्यूटर्स का डेटा भी देख सकता हूँ ना। मैं चाहूँ तो बाकियों का डेटा लीक करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील करके इस कंपनी से भाग सकता हूँ और इसका कॉम्पिटिटर कंपनी को ये डेटा बेच भी सकता हूँ। तो इसे कहते हैं इनसाइडर थ्रेट्स। ओके, और भी डिसएडवांटेजेस है, जैसे सिक्योरिटी रिस्क हो गया। आपका कंप्यूटर कोई नेटवर्क में नहीं है तो फिर कोई भी आपको आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे आप नेटवर्क पे आते हैं आपका सिक्योरिटी रिस्क होने लगता है, बहुत सारे साइबर थ्रेट आने लगते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपका हैकिंग हो सकता है, वायरस आ सकता है, जिसकी वजह से नेटवर्क की वजह से काफी ज्यादा आपका जो है सिक्योरिटी वो चैलेंजिंग हो सकता है और कॉस्टली भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्राइवेसी कंसर्न। अगर आपने अपना कोई भी चीज, कोई भी डेटा को सोशल मीडिया जो कि शेयरिंग प्लेटफॉर्म है उसमें, वो भी तो नेटवर्क है, वहां पे अगर आपने दे दिया तो 110% वो इंफॉर्मेशन आपने पब्लिक कंसर्न में डाल दी है, वो एक रिस्क ऑफ सेंसिटिविटी आ जाती है कि उसका कोई भी इंसान जो है मिसयूज कर सकता है, एक्सपोज कर सकता है। अगर कोई भी डेटा नेटवर्क में आ गया और वो किसी गलत हाथों में पड़ गई तो कॉस्ट। इसीलिए कोई भी नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा सेटिंग का काफी ज्यादा और मेंटेन करने के लिए कॉस्ट हेवी होता है। लार्ज नेटवर्क जो कॉरपोरेशंस होते हैं उनको अपना नेटवर्क बनाने का बहुत खर्चा पड़ता है, उन्हें बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, छोटा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कम है, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क में मेरे ये कंप्यूटर है, ये पेन है, नेटवर्क कनेक्शन मेरे 2-3 फोन कनेक्टेड है लैपटॉप से, ठीक है, मेरा वाईफाई, मेरा कैमरा, ये सारी चीजें कनेक्टेड है, तो ये मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये काफी ज्यादा सस्ता है। लेकिन अगर मैं बड़ा नेटवर्क बनाना चाहूँ, एक बड़ा इंटरप्राइज, एक बड़ा कॉर्पोरेशन कंपनी, एमएनपी बनाना चाहूँ, ठीक है, तो वहाँ पे नेटवर्क को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा। तो लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन में नेटवर्क मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उनमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार ट्रबल शूट मतलब दिक्कतें आती है, उसको ठीक भी करना पड़ता है। दूसरी बात की डिपेंडेंसी ऑन कनेक्टिविटी। अगर कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में है तो उसे डिपेंडेंट रहना पड़ता है कनेक्टिविटी को लेकर के। कभी कभी क्या है कि डाउन टाउन आ जाता है, डाउन टाइम, जैसे कि आपको पता है आप लोग बैंक में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, बोलते हैं कि सर्वर खराब है, ये है वो है, तो उनका मतलब यही है कि जो नेटवर्क उनका बैंक में काम कर रहा है वो नेटवर्क डाउन है उस वक्त। तो नेटवर्क में आने के बाद बहुत सारी चीजें दिक्कत भी देने लगती है। का कंप्यूटर अगर पूरी तरह से अच्छा है, दूसरा कंप्यूटर की वजह से आपका कंप्यूटर का नेटवर्क खराब हो जाएगा, आप भी काम नहीं कर पाइएगा क्योंकि दूसरा का नेटवर्क खराब है। ओके, तो अब हम लोग कुछ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो रे नोडा को कभी कभी फादर ऑफ नेटवर्किंग कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, बट द फादर ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज द रे नोडा, ठीक है। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेटवर्किंग के जितने भी टेक्नोलॉजीज है, इनका शुरुआती जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वो सारे के सारे रे नोडा ने ही किया हुआ था। ये आपके फाउंडर ऑफ नोवेल थे, ठीक है। नोवेल वो कंपनी है, नोवेल नेटवेयर, जो कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो भी नेटवर्किंग और नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोडक्ट्स थे वो सब पे काम करना स्टार्ट किए थे, जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री को 1980 से लेकर 1990s में काफी ज्यादा बूस्ट दिया। तो नेटवर्किंग पे काम 1960 से ही स्टार्ट हो गया था, अर्ली कॉन्सेप्ट में। ये आपका 1960 का बिगन में, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द 1960s में ही जो था, एक आइडिया आया था कि डेवलपमेंट किया जाए टाइम शेयरिंग सिस्टम का। टाइम शेयरिंग सिस्टम मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग उस सिस्टम पे काम कर सके साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक कंप्यूटर इतना पावरफुल हो चुका था कि वो काफी डेटा ले सकता था, लेकिन इंसान का उतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं था कि वो डेटा उस स्पीड से दे पाए। तो कंप्यूटर का फुल, जैसे कि कंप्यूटर अभी भी जैसे आप करते टाइपिंग, अगर आप कर रहे हैं कंप्यूटर में डेटा लोड कर रहे हैं तो एक साथ आपका मोबाइल में अगर एक साथ 10 लोग भी मल्टीपल टाइपिंग करे तो उतना उसका प्रोसेसर केपेबल है। तो वही सोचा गया, बड़े कंपनीज ने सोचा कि हमने एक कंप्यूटर खरीद लिया, अगर वो काबिलियत रख रहा है, मल्टीपल 6-7 लोग एक साथ उसमें अगर टाइपिंग करके डेटा इंसर्ट कर पा रहे हैं तो वो
अच्छी बात है ना। तो इसीलिए उस वक्त टाइम शेयरिंग सिस्टम का इजाद करने का एक आइडिया आया ताकि मल्टीपल लोग एक साथ एक सेंटर कंप्यूटर पे काम कर सके। ठीक है। और एप्रानेट एक नेटवर्क कंपनी थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जिसका जो कि आपका यूएस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ही था। 1969 में पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क स्टार्ट किया और प्रिकर्सर ऑफ द इंटरनेट। ठीक है। तो इंटरनेट का इजाद अगर कहा जाए तो वो एप्रानेट जो कि अमेरिका की डिफेंस कंपनी थी, उन्होंने स्टार्ट किया। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर नया आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी चाहे वो आपका फुल एचडी हो, सैटेलाइट सिस्टम्स हो, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी अगर है तो वो हमेशा पहले डिफेंस सेक्टर को ही मिलता है। हमेशा इंडिया में भी अगर कोई भी चीज, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो वो पहले डिफेंस को ही मिलता है हमेशा। 1970s आया, उस वक्त नेटवर्क प्रोटोकॉल का स्थापना हुआ, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आया। ठीक है। इससे क्या है कि दो नेटवर्क के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको सिंपल किया गया और उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया। 1973 में ये काम हो गया था। 1980 में क्या हुआ कि टीसीपी आईपी को एक्सपेंड किया गया, उसको स्टैंडर्ड किया गया, डोमेन नेम सिस्टम लाया गया 1984 में। इसमें क्या है कि लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे डोमेन नेम को यूज करके, बिना आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस और डोमेन नेम मैंने आप लोगों को बताया था, हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है और हर एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम भी होता है, गूगल का जैसे एक डोमेन नेम है। ठीक है। 1990 हुआ जब डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का राइज हुआ। टिम बर्नर ली, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया 1991 में, ये याद रखिएगा। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहा जाता है, उनका जो पिता है वो टिम बर्नर ली है। इन्होंने ही इंटरनेट पहली बार डब्ल्यू का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है। फिर मोज़ैक वेब ब्राउजर आया। अभी जैसे हम लोग गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का पे यूज करते हैं ना, वैसे मोज़ैक पहला वेब ब्राउजर आया जिसको 1993 में बनाया गया ताकि इंटरनेट को यूज किया जा सके पब्लिक के द्वारा। ठीक है। कॉमर्शियल यूज ऑफ इंटरनेट जो है 1991 में ही अलाउड हो गया था और फिर पब्लिक यूज के लिए 1993 में आया, जब आपका मोज़ेक ब्राउजर आया तब। उसके बाद क्या है कि कॉमर्शियल यूज में ईमेल भेजना, ऑनलाइन सर्विसेज, ई कॉमर्स, जैसे कि आपका ई कॉमर्स से सामान हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन में बेचते हैं, खरीदते हैं, ये सारी चीजें, इन सब की शुरुआत आपका 1991 से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। फिर 2000 आए, 21वीं शताब्दी का स्टार्टिंग में ब्रॉडबैंड आया और वायरलेस नेटवर्किंग आया। वायरलेस नेटवर्किंग जो भी हम लोग वाईफाई ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें जो है 21वीं सदी का स्टार्टिंग में आया था। डायल अप कनेक्शंस आए, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आए, वायरलेस नेटवर्किंग वाईफाई जो हुआ वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि उसमें कोई भी तार का झमेला या झंझट नहीं था, लोग चलते फिरते यूज कर सकते थे। फिर 2010 आया, यहाँ से तो आप लोग को पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आया, आईओटी आया। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, हम लोग अपना डेटा को क्लाउड में सेव करके रख सकते हैं और कभी भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया जिसमें कि हम लोग घर पे काफी ज्यादा स्मार्ट अप्लायंसेस रखने लगे जो कि स्मार्टली इंटरनेट को यूज करते हैं और सारे के सारे इंटरनेट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीमलेसली एक दूसरे से कनेक्टेड होके काम करते हैं। फिर 2020 आया जब 5G आया, 5G रोल आउट हुआ, हमें भी 5G मिला, आप लोग भी अभी 5G या 4G यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपका एंड ऑफ और अभी लेटेस्ट चल रहा है नेटवर्किंग। ठीक है। तो ये था हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे ट्रांसमिशन मोड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। ट्रांसमिशन मोड्स मतलब हम लोग जो भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो उनके मोड्स क्या क्या है। तो ट्रांसमिशन मोड्स को हम लोग कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें डेटा जो है दूसरे डिवाइसेस में भेजा जाता है यूजिंग बस या फिर नेटवर्क। बस मतलब वो बस नहीं, ये नेटवर्क बस है। ठीक है। के द्वारा भेजा जाता है। और ट्रांसमिशन मोड्स जो है मेनली तीन तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। तो ट्रांसमिशन मोड
एक ऐसा ज़रिया है जिसके बीच में एक ऐसा ज़रिया है जिसके अंतर्गत 2 डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है। उसे हम लोग कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। बस नेटवर्क की साथ अच्छा ये चीज़ दोबारा यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? तो ट्रांसमिशन मोड जैसे मैंने कहा 3 तरह का होता है, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, ये एक समझिए कि ये एक सेंडर है, ठीक है? ये कंप्यूटर है, ये सेंडर है और ये एक रिसीवर है। सेंडर एक मैसेज भेज रहा है रिसीवर को और रिसीवर को मैसेज जा रहा है, ठीक है? ये हुआ आपका सिंपल मोड, सिंप्लेक्स मोड। इसमें क्या है कि सिर्फ सेंडर ही रिसीवर को मैसेज भेज सकता है। रिसीवर उधर से अपना कोई भी फीडबैक या फिर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन मैसेज कुछ भी सेंडर को वापस नहीं भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टीवी कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे टीवी होता है, टीवी में सेंडर जो है वो रिसीवर, मतलब आप लोग जैसे टीवी देख रहे हैं तो आप रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को ना, तो सेंडर उधर से टीवी के जरिए आपका ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है। आप इधर से कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। मानिए कि टीवी आप देख रहे हैं, वो बीच में ऐड दिखा रहा है, तो आप रिसीवर है, आप ये नहीं बोल सकते वापस से उसको कि मुझे ऐड नहीं देखना है या फिर ऐड कम कर दीजिए वरना, या फिर मुझे ये ऐड नहीं देखना है। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, सिर्फ सेंडर ही रिसीवर को भेज सकता है डेटा या इंफॉर्मेशन। ये होता है वन वे, ये सिर्फ वन वे होता है, मतलब इधर से इधर ही जाएगा। ये एक यूनी डायरेक्शनल वन वे स्ट्रीट होता है जिसमें 2 डिवाइसेस के बीच में लिंक इस तरह से होता है कि ये लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा एग्जांपल जैसे कि कीबोर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है। हम लोग कीबोर्ड में ए टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड जो है ए कंप्यूटर को भेज रहा है। वापस कीबोर्ड कुछ भी डेटा या रिपोर्ट ले नहीं पा रहा है, ठीक है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये लोग सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ही कर सकते हैं, उधर से कोई फीडबैक नहीं दे सकते हैं, ठीक है? इसका एडवांटेजेस क्या-क्या है, ये सबसे ईज़ीएस्ट है और रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। रिलायबल मतलब भरोसा किया जा सकता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। काफ़ी सस्ता भी होता है क्योंकि इससे सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत पड़ती है। बस यहाँ से यहाँ पे डेटा जाना है तो फिर एक ही कम्युनिकेशन चैनल इज़ इनफ। इसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी ट्रांसमीटर, रिसीवर का ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज को वन वे ही भेज रहा है, ठीक है? तो सिंप्लेक्स का यूज़ हम लोग जैसे करते हैं ब्रॉडकास्टिंग या फिर सर्वेलेंस में। ब्रॉडकास्टिंग टीवी में भी जो आपका ब्रॉडकास्ट होता है वो। डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस तो सबसे पहले यही है कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, इसमें सिर्फ वन वे ही हो सकता है। इसमें वेरीफाई नहीं किया जा सकता है कि डेटा जो है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है? टीवी आप देख रहे हैं, बीच में आपका नेटवर्क जो है बीच में चला गया, बीच में बहुत सारी चीजें आप नहीं देख पाए, लाइन चली गई, आपको बीच में आपका सीरियल छूट गया, तो टीवी को वापस से पता नहीं चलेगा कि आपने कितना देखा है, कितना आपने नहीं देखा है, ठीक है? तो वो वेरीफाई नहीं कर सकता कि कितना डेटा ट्रांसफर हुआ है, कितना नहीं हुआ है। सिंप्लेक्स मोड जो है ये सुइटेबल नहीं है ऐसे एप्लीकेशन के लिए जिन्हें बाई डायरेक्शनल यूज किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स मोड, सिंपल सा हाफ डुप्लेक्स मोड। ये एक रिसीवर है और ये एक सेंडर है, ठीक है? हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या है कि जब रिसीवर या सेंडर, ये सेंडर भी बन सकता है और ये रिसीवर भी बन सकता है। सपोज ये अभी रिसीवर है और ये भी सेंडर है, ठीक है? तो सेंडर यहाँ से आपको मैसेज भेजा रिसीवर को, तो जब ये सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है ठीक उसी वक्त रिसीवर सेंडर को मैसेज नहीं भेज सकता। यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल सिर्फ एक ही है, इस चैनल पे या तो मैसेज जा सकता है या तो आ सकता है, इसीलिए इसको हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है। मतलब ये डुप्लेक्स है, मैसेज जा भी सकता है आ भी सकता है, लेकिन ये हाफ है। हाफ इसलिए क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, और जब ये आपका रिसीवर बन जा रहा है, ये आपका सेंडर बन जा रहा है, उस वक्त ये आपको मैसेज भेज सकता है।
इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में आप लोगों ने दो चीजें सुनी होगी, ओवर और एक होता है ओवर एंड आउट। ठीक है, सपोज कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि हेलो, आज दावत है, ओवर। मेरा बोलना खत्म हो गया, मैंने बोल दिया ओवर, मतलब मेरा बोलना हो गया, अब आप बोल सकते हैं। उधर से आप बोलेगा ठीक है, शाम को 5 बजे मैं आ जाऊंगा, ओवर। आपने बोल दिया अपना बात, उसके बाद फिर आपने ओवर बोल दिया, मतलब अब जो है आपका बोलना हो गया, अब जो है लाइन खाली है, अब मैं बोल सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को 5 बजे, ओवर एंड आउट। अब मतलब कम्युनिकेशन मैंने खत्म कर दिया। तो वॉकी टॉकी में ऐसे ही बातें होती है। हाफ डुप्लेक्स मोड का एक एग्जांपल है वॉकी टॉकी। इसमें क्या है कि मैसेज एक ही टाइम पे जा सकता है या फिर आ सकता है। इसका चैनल कैपेसिटी के लिए आप लोग बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रोपागेशन डिले से, इससे आपका चैनल कैपेसिटी निकल आएगा। एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या है कि ये बाय डायरेक्शनल है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी मैसेज जा सकता है। ठीक है, जो कि यूजफुल है डिवाइसेस के लिए, जिससे मैसेज भेजना भी और लेना भी है। ये काफी ज्यादा इफिशिएंट भी है सिंप्लेक्स मोड के तुलना में। सिंप्लेक्स मोड में क्योंकि सिर्फ मैसेज जाता है, वापस आता है नहीं, तो वो बेटर है इससे। ठीक है, क्योंकि दोनों चैनल्स जो है मैसेज रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स मोड जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड से थोड़ा सस्ता है। मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा सस्ता में वॉकी टॉकी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसे सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन चैनल का जरूरत पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि एक ही चैनल है, ठीक है, इस पे एक ही चैनल है, ये या तो मैसेज भेज सकता है या तो ये ले सकता है, इसीलिए हम लोग इसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इस फुल डुप्लेक्स मोड के कंपैरिजन में ये लेस रिलायबल है और दोनों तरफ एक साथ मैसेज जो है भेजा नहीं जा सकता है। हमेशा डिले होगा ट्रांसमिशन के लिए और रिसीविंग के लिए। अगर हम लोग भेज रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो डिले हो जाएगा, क्योंकि जब भेज रहे हैं तो डेटा ले नहीं पा रहे और जब ले रहे हैं तो डेटा भेज नहीं पा रहे, इसकी वजह से डिले हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्रांसमिटिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस जो है वो एक कॉम्प्लिकेट प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड जैसे हम लोग कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, फोन कॉल, मैंने आपको फोन किया, आपने मुझे फोन किया, हम लोग कॉल पे बात करें, हम लोग दोनों एक ही टाइम पे बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, नहीं नहीं भाई मेरे बात सुनो, नहीं तुम बोलोगे नहीं मेरी बात सुनो, तो दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनाई दे रही है ना एक ही टाइम पे। तो ये फुल डुप्लेक्स मोड है, एक ही टाइम पे मैसेज जा भी रहा है और मैसेज आ भी रहा है। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स मोड में है क्या कि बोथ द स्टेशन में जो है ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, इसमें आपका मल्टीपल चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से डेटा जो है आपका ट्रांसफर हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है एट द सेम टाइम। एग्जांपल टेलीफोन का नेटवर्क, टेलीफोन पे बात करना, ये सारी चीजें जो है आपका फुल डुप्लेक्स मोड में आता है। इसका चैनल कैपेसिटी के लिए आपको बैंडविड्थ इनटू प्रोपागेशन डिले जो कि आपका हाफ डुप्लेक्स में था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चैनल कैपेसिटी आपको मिल जाएगा, क्योंकि दो बैंडविड्थ मिलता है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। एडवांटेज काफी ज्यादा है फुल डुप्लेक्स मोड का। सबसे पहला कि ये बाय डायरेक्शनल है, दोनों एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कॉलिंग, ये सारी चीजें किया जा सकता है। वो दोनों डिवाइस जो है एक साथ डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये रिलायबल है और एक्यूरेट भी है, मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो चेक किया जा सकता है और सही से मैसेज भेजा जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि इसमें दो कम्युनिकेशन चैनल का जरूरत पड़ रहा है, एक तो मैसेज भेजने के लिए और एक रिसीव करने के लिए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स के कंपैरिजन में। इसमें आपका जो है इसे दो सेपरेट ट्रांसमिशन चाहिए चैनल कैपेसिटी, ताकि ये अपने कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर सके। तीसरा, फुल डुप्लेक्स मोड जो है ये हर एक एप्लीकेशन के लिए जरूरी नहीं है। कहीं कहीं जो होता है आपका हाई लेवल ऑफ बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं लो लेवल ऑफ बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये जरूरी नहीं है कि हम लोग फुल डुप्लेक्स मोड यूज करें। मैं एक एग्जांपल आप लोग से पूछना चाहता हूं, जैसे कि व्हाट्सएप पे मैंने आपको मैसेज भेजा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, मेरा मैसेज को सीन करके, तो ये कौन से नेटवर्क पे आएगा?
ये हाफ डुप्लेक्स पे आएगा या फिर ये फुल डुप्लेक्स पे आएगा, बताइए। ये मैं डाउट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, व्हाट्सएप या फिर कोई भी मैसेज, इंस्टेंट मैसेजिंग है ना, ये सब यहाँ पे हम लोग मैसेजिंग जो है इंस्टेंटली कर रहे हैं। जब आप मैसेज करें तब मैं भी आपको मैसेज कर सकता हूँ। लिखा हुआ आता है ना कि टाइपिंग, मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उस वक्त टाइप करके भेज सकता हूँ, दोनों का मैसेज एक दूसरे के साथ आना जाना कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि इंस्टेंट मैसेजिंग कोई भी जो होता है वो फुल डुप्लेक्स मोड पे ही काम करता है, हाफ डुप्लेक्स पे नहीं करता है। ठीक है, डिफरेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंस हमने बनाया हुआ आप लोग के लिए, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के लिए। सिंप्लेक्स में क्या है कि ये यूनि डायरेक्शनल होता है, हाफ डुप्लेक्स में टू डायरेक्शनल होता है लेकिन वन एट ए टाइम। फुल डुप्लेक्स में टू वे डायरेक्शनल कम्युनिकेशन जो है हो सकता है। सेंडर और रिसीवर के बारे में, सेंडर रिसीवर एक साथ जो है मैसेज नहीं भेज सकते हैं, सिर्फ सेंडर भेज सकता है, रिसीवर सिर्फ रिसीव कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स में सेंडर भेज सकता है, रिसीवर रिसीव कर सकता है, लेकिन वन एट ए टाइम। फुल डुप्लेक्स मोड में सेंडर रिसीवर एक साथ ही मैसेज का आदान प्रदान दोनों कर सकता है। चैनल यूसेज, इसमें सिर्फ वन ट्रांसमिशन का यूज होता है, इसमें भी वन ट्रांसमिशन का यूज होता है, लेकिन जो है आपका मैसेज रिसीव और डिलीवर दोनों हो जाता है। इसमें टू चैनल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। सिंप्लेक्स जो है ये इसका परफॉर्मेंस जो है लेस होता है, हाफ डुप्लेक्स का जो है सिंप्लेक्स से ज्यादा होता है लेकिन फुल डुप्लेक्स से कम होता है, और फुल डुप्लेक्स का जो परफॉर्मेंस है सबसे बेटर है। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, सिंप्लेक्स जो है ये आपका मैक्सिमम सिंगल बैंडविड्थ पे काम करता है, हाफ डुप्लेक्स भी सिंगल बैंडविड्थ पे ही काम करता है। फुल डुप्लेक्स जो है आपका मैक्सिमम डबल डुप्लेक्स पे काम, मैक्सिमम डबल ट्रांसमिशन पे काम करता है, बैंडविड्थ पे। ये सुइटेबल है आपका ऐसा ट्रांसमिशन के लिए जिसमें आपको सस्ता चाहिए और जिसमें हम लोग को उतना ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं चाहिए। टीवी कनेक्शन, रेडियो, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारी चीजें। हाफ डुप्लेक्स जैसे कि वॉकी टॉकी हो गया, उस टाइप के लिए। फुल डुप्लेक्स का यूज हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग को इंस्टेंट मैसेजिंग या फिर कॉलिंग करना है, ये सारी चीजों के लिए। एग्जाम्पल कीबोर्ड मॉनिटर दे दिया गया है, हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल वॉकी टॉकी है, फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल आपका टेलीफोन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडिया एक, मतलब कि जैसे हमने कहा कि ये फोन ए है और ये फोन बी है, ये दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। सपोज कि ये टेलीफोन वायर को यूज कर रहा है या फिर मोबाइल फोन को यूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ से तरंगे जा रही है, इसके मोबाइल फोन में पकड़ रही है टेलीफोन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया वो फिजिकल पाथ होता है, वो रास्ता होता है जिससे डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर ये लोग टेलीफोन से बात करें तो ये तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर ये लोग मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मोबाइल फोन जो कि आपका वेव्स के थ्रू से आपका ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो यहाँ पे मीडिया जो है वो वायर हो गया और यहाँ पे जो है एयर वेव जो है वो मीडिया हो गया। ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा फिजिकल पाथवे है जिसमें डेटा जो है ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में विद इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के बीच में। ये वायर वाला भी होता है, वायरलेस भी हो सकता है, और काफी सारी चीजें इनके स्पीड को फैक्टर भी करता है, मतलब बहुत सारी चीजें, चीजों के ऊपर ये डिपेंड भी करता है, जैसे कितने दूर में डिस्टेंस में भेजना है, किस स्पीड से भेजना है, इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है। तो क्या क्या हमारे ट्रांसमिशन मीडिया है वो हम बताते हैं आपको। ट्रांसमिशन मीडिया जो है मेनली दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। एक होता है गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब जिसमें हम लोग वायर का यूज करते हैं, कोई भी अगर तार का यूज किए हैं तो वो गाइडेड है, कि मतलब ऐसे अगर हमने तार लगाया हुआ है ऐसे ऐसे, तो ये डेटा ऐसे ऐसे होके इस तार के माध्यम से ही जाएंगे। अनगाइडेड में क्या है कि हमने सिग्नल भेज दिया है, अब वो जो है अनगाइडेड है, वो सिग्नल कैसे भी जाके ये इसको ये पहुंच सकता है, इसे हम लोग कोई रास्ता दिए नहीं है, ये जस्ट एयर को यूज करता है। गाइडेड मीडिया में
आपका ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, कोएक्सियल केबल है, ये सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल है, स्ट्रिप लाइन है और माइक्रो स्ट्रिप लाइन है। अनगाइडेड में आपका रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है और इंफ्रारेड है। इसमें आप लोग ब्लूटूथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ भी एक अनगाइडेड मीडिया ही है, इससे भी हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइडेड मीडिया के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। गाइडेड मीडिया जो है तार वाला, जिस जो वायर होता है ना, उसे हम लोग गाइडेड मीडिया कहते हैं। ये बाउंडेड मीडिया या फिर वायर्ड भी कहा जाता है। वायर्ड मतलब तार है, बाउंडेड मतलब ये बाउंडेड है, ये बंधा हुआ है कि इसको इस तरह से ही जाना है। अगर मैंने तार ऐसे ऐसे सेट कर लिया है तो उसको ऐसे ही इस डेटा को जाना है, ठीक है। इसका फीचर ये है कि काफी ज्यादा हाई स्पीड है। अगर घर पे आप लोग को इंटरनेट कनेक्शन लगवाया जाता है जियो फाइबर का या फिर एयरटेल फाइबर का, तो वो हमेशा वायर को ही यूज करता है, तार को ही यूज करता है। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड काफी ज्यादा हाई रहता है, सिक्योर रहता है और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए बेटर है। तो तीन तरह के गाइडेड मीडिया है। सबसे पहले तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, आप लोग के घर में तार होगा जो कि ऐसे रहता है, ऐसे नहीं, पूरा बनाने दीजिए मुझे, ऐसा रहता है तार, ये ट्विस्टेड रहता है ना। आप लोगों ने देखा होगा घर में तार रहता है, इसका कलर दूसरा रहता है, रेड के साथ ग्रीन रहता है, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसी को हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में क्या है कि सेपरेटली दो अलग अलग इंसुलेटेड कंडक्टर वायर्स होते हैं, दो अलग अलग होते हैं, अलग अलग कलर्स के, एक रेड होता है, दूसरा व्हाइट या ग्रीन होता है, ब्लू भी होता है कई जगह पर, ठीक है। और ये लोग एक दूसरे से ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहा जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, मतलब कि अनशील्डेड, इसमें खोली लगा हुआ है और किसी में खोली नहीं लगा रहता है, कवर रहता है या फिर कवर नहीं रहता है। तो अनशील्डेड जिसमें आपका कवर नहीं रहता है, अगर ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स कॉपर के बने हुए हैं तो उसके अराउंड में अगर कवर लगी हुई नहीं है तो फिर उसे अनट्विस्टेड कहा जाता है। दोनों के काम अलग अलग होते हैं। इसका अनशील्डेड का यूज होता है टेलीफोनिक एप्लीकेशंस में, ठीक है। ये आपको, आप देख सकते हैं, ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स है। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है, ये काफी ज्यादा हाई स्पीड देता है और इसका कैपेसिटी, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये कि ये शॉर्ट डिस्टेंस में काफी ज्यादा सही है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सील्डेड। यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर कीजिए तो ये आपका अनशील्डेड है और इसके ऊपर एक सील आ जाता है तो ये बन जाता है शील्डेड। आपने देखा ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, ये अनशील्डेड इतना ही होता है और इसके ऊपर में एक सील बनी हुई है तो एक सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो जाता है। इसमें क्या है कि इसका परफॉर्मेंस बेटर होता है, ठीक है। इसमें क्रॉस टॉक नहीं होता है, मतलब कि क्रॉस कनेक्शन नहीं होता है। ये फास्ट डेटा को ट्रांसफर करता है। ये थोड़ा, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये थोड़ा महंगा है, ऑब्वियस सी बात है, ये सेफ है, महंगा है। इसे इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अनशील्डेड के कंपैरिजन में थोड़ा भारी भी हो जाता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल मैं आप लोगों को पहले दिखा लेता हूँ, देखिए। क्या ये कोएक्सियल केबल का फोटो आप लोगों को देखा देखा लग रहा है? आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ। टीवी के कनेक्शंस जो होते हैं हमेशा आपने देखे होंगे, तो उस टीवी के कनेक्शन में जो वायर आता था आपका टीवी कनेक्शन के लिए, तो वो कोएक्सियल केबल होता था। कोएक्सियल केबल का सबसे अंदर में होता है आपका इनर कंडक्टर, जिसमें आपका डेटा ट्रेवल करता है। उसके बाद होता है एक इंसुलेटर जो कि इंसुलेट करता है इस वायर को बाहर के इन्वायरमेंट से। थर्ड लेयर ये होता है आपका आउटर कंडक्टर शील्ड। ये कंडक्टर शील्ड होता है और उसका भी इंसुलेटर उसके ऊपर होता है और उसके ऊपर होता है प्लास्टिक कवर। तो इसका डेटा आपका इनर कंडक्टर में और ये आउटर कंडक्टर शील्ड, इन दोनों चीजों में जाता है, ठीक है। टीवी कनेक्शन में
हमेशा कोएक्सियल केबल को यूज किया गया है। कोएक्सियल केबल जो होता है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसमें एक इंसुलेशन लेयर यूज किया जाता है जो कि पीवीसी या फिर टेफ्लॉन का होता है। इसमें दो पैरेलल कंडक्टिंग होते हैं जिसके अलग अलग इंसुलेशन होते हैं जैसा आपने देखा, और दोनों के कवर्स होते हैं। कोएक्सियल केबल जो है ये टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है, एक तो बेस बैंड को जिस जो कि केबल बैंडविड्थ के लिए होता है, और एक ब्रॉड बैंड को। ठीक है, केबल टीवी, एनालॉग टीवी कनेक्शन के लिए हम लोग कोएक्सियल केबल को काफी ज्यादा वाइडली यूज करते हैं। एडवांटेजेस के काफी ज्यादा है, ये काफी ज्यादा इजी टू इंस्टॉल है। कोएक्सियल केबल आप लोग भी जानते हैं कि टीवी का कनेक्शन लेना कितना आसान था, बस वो केबल को लगाता था, फिर आपके घर पे वो केबल लाके दे देता था, फिर वो आप टीवी के अंदर लगाते थे और आपको मिल जाता था, है ना। कोएक्सियल केबल्स जो है ये काफी ज्यादा रिलायबल है, अगर ये कट भी जाए तो भी बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। इसमें नॉइज बहुत कम आती थी क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना कि इसका इंसुलेशन कितने अच्छे से हुआ है, तो बाहर का कोई भी इसको इफेक्ट हो ही नहीं सकता है। कोएक्सियल केबल जो है मल्टी चैनल सपोर्ट के साथ आता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी है। पहला कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये तार बहुत एक्सपेंसिव होता है। दूसरा कि इसे हमेशा ग्राउंडेड किया जाना चाहिए ताकि कोई भी क्रॉस कनेक्शन क्रॉस टॉक ना हो जाए। ये काफी ज्यादा मल्टी लेयर्स वाले होते हैं, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 5 लेयर्स है जिसकी वजह से काफी ज्यादा भारी भी हो जाता है ये। ठीक है, काफी ज्यादा बल्की हो जाता है। और दूसरी बात कि देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ ब्रेकिंग द कोएक्सियल केबल एंड अटैचिंग अ टी जॉइंट बाय हैकर्स। मतलब अगर ये कोएक्सियल केबल आपके घर में आ रहा है, टीवी का कनेक्शन बीच में अगर काट के मैंने चोरी कर लिया ये कोएक्सियल केबल, तो मैं भी टीवी देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नाउ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है आज के टाइम में इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल का ही यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में मैं आप लोग को पढ़ा दूं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोटो में ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये जैसे कि आपका एक पाइप है, ये पाइप आपका शीशा का बना हुआ है, याद रखिए। ठीक है, ये शीशा का पाइप है, ये बहुत ही पतला पाइप होता है शीशा का। ठीक है, अब क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक के द्वारा पहले के जमाने में भेजा जाता था, आज भी इलेक्ट्रिक के द्वारा ही भेजा जाता है। बट ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है कि ये इंटरनेट कनेक्शन को, इस डेटा को हम लोग लाइट के फॉर्म में भेजते हैं। तो लाइट आप लोगों को पता है काफी ज्यादा फास्ट लाइट का स्पीड होता है, तो लाइट जो है इसके अंदर में आती है और ये इस तरह से ट्रेवल करती है। आप लोग देख पा रहे हैं लाइट यहाँ पे आ रही है और ये ट्रेवल करके आगे जा रही है, और ये बाहर से फैब्रिकेशन किया हुआ है ताकि ये लाइट जो है इसी के अंदर में ट्रैप हो जाए और टकरा के अंदर ही ये पास होते रहे। सो मेनली ऑप्टिकल फाइबर केबल का यही काम है, ये लंबा सा और बहुत पतला सा पाइप होता है, डेटा इसमें लाइट के फॉर्म में अंदर में ट्रेवल करता है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यूज किया जाता है। इसका जो कोर होता है, ये कोर जो मैंने बनाया, ये ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। ये कोर जो है बाहर के, ये कोर है आपका, ठीक है। ये बाहर कोर के ऊपर में कैडलिंग होता है, कैडलिंग के ऊपर लूज बफर होता है, उसके ऊपर आपका आउटर जैकेट होता है। ठीक है, तो फाइबर कोर के ऊपर में कैडलिंग होता है और कैडलिंग के ऊपर लूज बफर, उसके ऊपर आउटर जैकेट। Core is surrounded by a less dense glass and plastic covering called cladding. इसमें क्या है कि काफी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, डायरेक्शनल एंड बाय डायरेक्शनल, मतलब कि दोनों तरफ आप उसको यूज कर सकते हैं, इधर भी डेटा जाने के लिए और इधर भी डेटा के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर को सपोर्ट करता है ये, नेमली बाय डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल दोनों मेथड में। और इसी वजह से इंटरनेट जो है काफी ज्यादा फास्ट आजकल काम कर रहा है क्योंकि हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग एडवांटेजेस भी देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का कैपेसिटी और बैंडविड्थ काफी ज्यादा है। दूसरी बात कि ये लाइट वेट है, हल्का है, इसमें लेस सिग्नल अटेंनुएशन है, मतलब सिग्नल लॉस काफी कम होगा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस
का इम्यूनिटी है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें नहीं हो सकता है। और ये रेजिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल्स है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक है और आपका ग्लास है, तो इसमें जंग नहीं लग सकता है, कोरोजन नहीं हो सकता है। डिसएडवांटेजेस भी है, इसे इंस्टॉल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। आपके घर में अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल के लोग आए लगाने के लिए, तो वो साथ में एक बहुत बड़ी सी मशीन लेके आते हैं। वो मशीन आपका 3-4 लाख का आता है। वो मशीन होता है इस ऑप्टिकल केबल को काटने का। मानिए कि इस तार को किसी और तार से जोड़ना है, तो सेम टू सेम एकदम इसके पैरेलल इस तार को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे। तब जाके यहाँ से जो है लाइट जो है सही से आएगी। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, मशीन लगती है, उस मशीन में भी कोई ऐरा गैरा आदमी काम नहीं कर पाएगा। हाई इफिशिएंट एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही उस मशीन को काम कर सकते हैं, और इस डिवाइस, इस जो तार है इसको जोड़ सकता है। काफी ज्यादा हाई कॉस्ट है, महंगा आता है ऑप्टिकल फाइबर, और फ्रेजाइल भी है, टूट भी सकता है। फ्रेजाइल इसलिए क्योंकि ये तो शीशा या फिर प्लास्टिक का है ना, तो आप इसको ऐसे नहीं यूज कर सकते। ऐसे नहीं कि आप इसको ऐसे, ये तार को सीधा लगेगा और ऐसे मोड़ दिए, नहीं। आपको इसको सीधा सीधा मैक्सिमम इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको सीधा ऐसे मोड़ नहीं सकते वापस से, ठीक है, वरना ये टूट जाएगा। और खुद ही आप सोचिए ना, इसमें लाइट जो है इसके अंदर में ट्रेवल करेगा भी कैसे, वो ट्रैप हो जाएगा, टकरा के वापस चला जाएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेडिकल पर्पज में, डिफेंस पर्पज में, कम्युनिकेशन के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर के लिए। स्ट्रिप लाइन जो है आपका, स्ट्रिप लाइन एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन है। इसका आविष्कार रॉबर्ट एम बर्फर्ड ने किया था, एयर फोर्स कैम्ब्रिज रिसर्च यूनिवर्सिटी में 1950 में। ठीक है, ये प्लेनर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। और इसका मेनली आपका इस्तेमाल कोई भी प्लेन, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाए, तो उसके लिए किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वेव गाइड को यूज करके हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, स्ट्रिप लाइन से कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है, माइक्रो स्ट्रिप लाइन से भी कभी नहीं आया है, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। नेक्स्ट आपका अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया मतलब जिसमें वायर नहीं होता है, तार नहीं होता है, इसको वायरलेस भी कहा जाता है, इसको अनबाउंडेड भी कहा जाता है। इसमें कोई फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होता है, वेव्स को यूज करके ये आपका डेटा को ट्रांसफर करता है। इसके फीचर है कि ये जो है ब्रॉडकास्ट होता है हवा से, तो कोई भी तार का झमेला या फिर कोई एक्सपेंसिव वायर्स का यूज करना नहीं है। दूसरी बात कि ये लेस सिक्योर है। तीसरी बात कि ये लार्ज डिस्टेंस के लिए काफी सही है। अनगाइडेड मीडिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपका 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1 गीगा हर्ट्ज तक का होता है। ये आपका एएम एम्पलीट्यूड और आपका फ्रीक्वेंसी, ये दोनों पे काम करता है, एएम और एफएम दोनों पे। ठीक है, रेडियो वेव जनरेट करना और पेनिट्रेट करना बिल्डिंग में काफी ज्यादा आसान है। अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो ये बिल्डिंग के अंदर भी आपको रेडियो सुनाई देता है। ठीक है, और फिर रेडियो वेव्स को फर्दरली आप कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको अलग अलग टेरेस्ट्रियल भी और सैटेलाइट के में आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक का होता है। माइक्रोवेव्स का ही इस्तेमाल हम लोग मेनली करते हैं, कोई भी डेटा को भेजने के लिए हम लोग टेलीफोन में जो भेजते हैं। ठीक है, हम लोग कॉलिंग जो बात करते हैं वो माइक्रोवेव्स के थ्रू से ही, इंटरनेट भी जो हम लोग यूज करते हैं वो माइक्रोवेव से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवी है, टीवी में अपने रिमोट से टीवी चलाइए, टीवी है, ये रिमोट है, रिमोट टीवी की तरफ हम लोग ऐसे दिखा के रिमोट को चलाते हैं। क्यों टीवी की तरफ दिखाते हैं? क्योंकि रिमोट से एक इंफ्रारेड लाइट निकलती है, वो टीवी का यहाँ पे अगर रिसीवर है तो वो यहाँ पे जाती है, और फिर उस लाइट से पता चलता है टीवी को कि कौन सा बटन दबा है। और इसी टेक्नोलॉजी को इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये काफी ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही हो सकता है, ज्यादा दूर से आप रिमोट नहीं चला सकते टीवी का। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आपका 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टीएच तक है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये काफी ज्यादा
करीब में यूज किया जाता है। ठीक है, टीवी, रिमोट, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर में इसका यूज किया जाता है। ये इसका डिफरेंस हो गया रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव का। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। डायरेक्शनल, रेडियो वेव जो है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है नेचर में। माइक्रोवेव जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है और इंफ्रारेड भी जो है यूनी डायरेक्शनल ही होता है। यूनी का मतलब एक डायरेक्शन में ही ये जा सकते हैं, दो डायरेक्शन में नहीं जा सकते। रेडियो वेव्स आपका हर एक डायरेक्शन में जा सकता है। पेनेट्रेशन, रेडियो वेव्स आपका दीवारों को भी पेनेट्रेट कर सकता है। ठीक है, माइक्रोवेव जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और दीवारों को भी पेनिट्रेट कर सकता है। और हाई फ्रीक्वेंसी है में वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी में वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। रेडियो वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी में वो बाउंस बैक हो जाता है। इंफ्रारेड जो है वो कोई भी चीज को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। आप रिमोट जो है टीवी का रिमोट दीवार के पार से नहीं चला सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने आपको बताया रेडियो वेव्स का 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज और माइक्रोवेव का 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। इंफ्रारेड का आपका 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज तक होता है, कभी कभी ये 4 टेराहर्ट्ज तक भी जाता है। सिक्योरिटी के लिए रेडियो वेव्स का सिक्योरिटी काफी ज्यादा पुअर होता है, माइक्रोवेव्स का सिक्योरिटी मीडियम होता है और इंफ्रारेड का सिक्योरिटी बहुत हाई होता है। बहुत हाई होता है दैट मीन्स कि आप उसको हैक नहीं कर सकते। ठीक है, अटेंशन जो है रेडियो वेव्स का काफी हाई होता है, माइक्रोवेव का वेरिएबल होता है, कम बेसी हो सकता है। और इंफ्रारेड वेव का काफी ज्यादा कम होता है। गवर्नमेंट लाइसेंस जो है आपका रेडियो वेव के लिए जरूरी होता है। माइक्रोवेव के कुछ कुछ चीजों के लिए, फ्रीक्वेंसीज के लिए, माइक्रोवेव के लिए गवर्नमेंट के लाइसेंस होना जरूरी है। इंफ्रारेड वेव्स के लिए कोई भी गवर्नमेंट का लाइसेंस होना जरूरी नहीं है। यूजेस कॉस्ट जो है रेडियो वेव्स का काफी ज्यादा मॉडरेट है, उतना ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है। माइक्रोवेव का काफी ज्यादा हाई होता है और इंफ्रारेड का काफी ज्यादा सस्ता में आ जाता है। कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, माइक्रोवेव का भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और इंफ्रारेड के लिए तो हम लोग मतलब काफी ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग इंफ्रारेड को यूज करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करने वाले फैक्टर्स जो कि आपका ट्रांसमिशन मीडिया को इफेक्ट करता है, और हम लोग पढ़ाई करने वाले फिर आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में, फिर हम लोग लैन मैन वैन वैन के बारे में भी पढ़ाई करने वाले हैं। ये सब पढ़ाई करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो भी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ाई करना चाहता है आईबीपीएस का एग्जाम्स के लिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।